हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एट ईज। आज हमारा क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्शन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। जिसने नहीं देखी वीडियो प्लीज़ जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आगे का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमने यहाँ तक कर लिया था कल। इलेक्शन कमीशन हमने देखा था, डिलिमिटेशन कमीशन देखा था हमने, ठीक है। और रिजर्वेशन के बारे में हमने देखा था कि कैसे विमेन को क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन मिला था 33% का। रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल 330A में। तो अभी आज हम देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके का कोई भी इम्पार्शियलिटी ना हो, ठीक है, किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो और भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी चीटिंग किसी तरीके से ना हो कि कोई गलत तरीके से कोई जीत जाए, ठीक है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना होता है। तो और वो किसकी ड्यूटी होती है वो हम देखते हैं। The system of election must also allow the aspirations of voter to find legitimate expression through the electoral result। जो मतलब जो हमारा रिजल्ट आए, जो हमारे इलेक्शन का रिजल्ट आए वो लेजिटिमेट आए, जायज आए, बिल्कुल भी हेरा फेरी करके ना आए। तो ये काम है किसका? बेसिकली ये काम है इलेक्शन कमीशन का। अब हम देखते हैं इसमें पहली चीज दी हुई है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। अब यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि जो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें जो इलेक्शन होता है उसमें जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं, ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री मस्ट बी एलिजिबल टू वोट, ठीक है, टू वोट इन द इलेक्शन। इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब जितने भी हमारी कंट्री में एडल्ट सिटीजन है उन्हें वोट करने का राइट है, दे आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो पहले जब 1989 तक तो क्या एज थी, 21 एज थी। उसके बाद इसको कम करके इसको रिड्यूस कर दिया था, 18 कर दिया था इसको, ठीक है। फिर क्योंकि एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर करता है कि ऑल सिटीजन्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। दिस दिस इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे ये सब कंडक्ट करवाना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को ध्यान रखा गया। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनका ये बिलीव था that the ability and worth of all adult citizens as equal in matter of deciding what is good for society, the country and for their own consequences। देखो अब 18 साल के बाद तो सब लोग एकदम अडल्ट हो जाते ही हैं, ठीक है। तो जब वोट कर सकते हैं तो उन्हें वो इस लायक हो जाते हैं कि वो अपनी सोसाइटी का अच्छा बुरा सोच सकें, अपनी कंट्री के बारे में अच्छा सोच सकें और उनकी अपनी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अच्छा सोच सकें। All citizens have right to stand for election and become the representative of the people। लेकिन सभी का राइट है कि हम इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए मिनिमम एज प्रिस्क्राइब की गई है लोकसभा के लिए, वो है एटलीस्ट 25 ईयर्स। और कोई भी किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नो इनकम, नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ इनकम, एजुकेशन, क्लास, जेंडर on the right to contest elections। In this sense, our system of election is open to all citizen। ये जो आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट अगर करना चाहते हैं तो इसके ये सभी के लिए खुला हुआ है। लेकिन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 25 साल एज होनी चाहिए, 25 ईयर्स एटलीस्ट एज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई अगर पर्सन है, अ पर्सन हु हैज अंडरगॉन इम्प्रिजनमेंट, अगर कोई जेल गया हुआ है कब, 2 साल से ज्यादा के लिए, फॉर सम ऑफेंस, इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन, तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अभी जैसे मैंने आपको बताया फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। So several efforts have been made in India to ensure free and fair election and process. The most important among this is the
क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंटली काम करना, उसका काम क्या है, सुपरवाइज करना एंड कंडक्ट इलेक्शन, टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट इलेक्शन। और ये किस में दिया हुआ है हमारे आर्टिकल 324 में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 324 किसके लिए दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? इट प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फॉर द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। ठीक है, ये कहाँ, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 324। अब देखो इतना बड़ा, इतना एक लार्ज अच्छे लेवल पे इलेक्शन हमारे यहाँ पे कंडक्ट होते हैं, तो इसको इसको संभालना, इसको असिस्ट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन की एक पूरी टीम होती है, फाइन, जिसमें होते हैं कि जिसमें देयर इज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन एवरी स्टेट टू असिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देयर इज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन एवरी स्टेट। इलेक्शन कमीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन। देखो जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं ना, जैसे पंचायत लेवल के, वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं कराता, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं। वो सब अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमारे चैप्टर आने वाला है लोकल गवर्नमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वहाँ पे, वो ये काम करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन ईदर बी ए सिंगल मेंबर और ए मल्टी मेंबर बॉडी। देखो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड है कि वो सिंगल मेंबर बॉडी रहना चाहते हैं, मल्टी मेंबर बॉडी। तो अभी तक हम क्या देखते आए हैं कि अभी पहले ये सिंगल था, फिर इसमें ये बाद में मल्टी मेंबर बॉडी बना, क्योंकि ऑलरेडी इतना बर्डन हो जाता है, इतना काम हो जाता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो ये मल्टी मेंबर बनाना एक मैंडेटरी पार्ट हो गया उसके लिए। फिर आता है जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तीन तीन सीईसी होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, कमिश्नर। तो ये जो तीन इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये सबके पास इक्वल पावर होती है, ये नहीं कि सिर्फ एक के पास पावर होती है। ये और प्रिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन को। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिसाइड्स ओवर द इलेक्शन कमीशन बट डज नॉट हैव मोर पावर देन द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। बाकी सीईसी और बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर के पास इक्वल पावर होती है। और इन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये अपनी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट की, ये एडवाइस किसकी एडवाइस पे वो करता है? इलेक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे इन्हें अपॉइंट करता है, ठीक है। तो अब ये भी देखा जाता है कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहा है, तो इसमें ये भी चांसेस होते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो प्रेशर बनाए इलेक्शन कमीशन पे कि उनके फेवर में काम करे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखा गया है कि उस पे जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंटली काम करे, किसी के प्रेशर में आकर काम ना करे। और इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो कब तक के लिए होती है? इसकी टर्म क्या है? 6 years है इसकी टर्म, और कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव भी किया जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। ये नहीं कि 6 साल के लिए वो परमानेंट हो गए, नहीं, उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है बिफोर द टर्म। इफ, और कब किया जा सकता है? अगर प्रेसिडेंट करता है, अगर वो इफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज मतलब लोकसभा और राज्यसभा, मेक सच अ रिकमेंडेशन विद अ स्पेशल मेजोरिटी, अगर स्पेशल मेजोरिटी के साथ दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट रिकमेंड करते हैं, तो ही प्रेसिडेंट उसे रिमूव कर सकता है। This is done to ensure that ruling party cannot remove a chief election commissioner who refused to favor in its election। तो इसीलिए देखो अब ये पावर कहाँ पर आई है? दोनों दोनों हाउसेस के पास आई है, लोकसभा राज्यसभा। इसलिए इसको ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में आके काम करेगी, क्योंकि उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट अपॉइंट भले कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन पे हटा नहीं सकता, उसके लिए दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, अगर वो पास होगा तो ही उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। अब हमारा जो है इसके बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं,
इलेक्शन कमीशन के। पहला फंक्शन होता है कि जो हमारी वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करना, किसी का एड्रेस है, किसी का नाम है, किसी का मोबाइल नंबर है, तो ये सब चीज़ें, ये वोटर लिस्ट को अपडेट करना है, उसको सुपरवाइज करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। दूसरा, इलेक्शन को शेड्यूल करना, इलेक्शन का पूरा शेड्यूल बनाना कि कब कब नॉमिनेशन स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगी नॉमिनेशन की, लास्ट डेट स्क्रूटनी की क्या होगी, लास्ट डेट विड्रॉल की क्या होगी, डेट ऑफ पोलिंग क्या होगी, डेट ऑफ काउंटिंग कब होगी, और वोट वो और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा। और ये इंश्योर करता है कि फ्री एंड फेयर पोलिंग की जाए, और ये पोस्टपोन भी कर सकता है, इट कैन पोस्टपोन और कैंसिल द इलेक्शन इन द एंटायर कंट्री टू। और क्या करता है इलेक्शन कमीशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इम्प्लीमेंट कर देता है जब से नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रिकॉग्निशन देता है और सिंबल अलॉट करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सिंबल होते हैं, जैसे कमल का हो गया, और बहुत सारे ऐसे हाथी है, कमल है, तो ये सब क्या है, सिंबल्स होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी के। तो ये कौन अलॉट करता है, इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन जब इतने सारे काम करता है तो उसके पास क्या होता है, लिमिटेड स्टाफ होता है। तो लिमिटेड स्टाफ होता है तो उसके लिए क्या होता है कि जब जब इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें इलेक्शन कमीशन के पास पावर आ जाती है, इट कंट्रोल्स ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट के, सेंट्रल के, ये सब इलेक्शन में असाइन कर दिए जाते हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन उस टाइम पे ऑफिसर्स का ट्रांसफर भी कर सकता है और उन्हें उनका ट्रांसफर रोक भी सकता है। So it has acted in impartial and unbiased manner in order to protect the sanctity of the electoral process. The record of the Election Commission also shows that every improvement in the function of institution does not require legal or constitutional change. ठीक है, तो ये सब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इलेक्शन कमीशन है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है। अब अगली चीज आती है इसमें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। देखो, कोई कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये तो हमें पता ही है। नो नो बडी इज परफेक्ट एंड नो सिस्टम इज परफेक्ट, तो नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट। ठीक है, नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैन एवर बी परफेक्ट, कोई भी सिस्टम है इलेक्शन का वो परफेक्ट नहीं है, सब में अपने अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए कुछ सजेशन दिए गए हैं, जैसे कि ये कुछ हमारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बोला है कि वो एफपीटीपी की जगह पीआर सिस्टम को चेंज किया जाए। फिर आता है एटलीस्ट 1/3 विमेन को पार्लियामेंट और असेंबली में स्पेशल प्रोविजन दिया जाए। ये इस सजेशन को तो इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। ठीक है, इट हैज ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट आता है कि स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाया जाए रोल ऑफ मनी का। देखो, पैसों ऐसा बहुत बार होता है कि हम जो वोटर्स होते हैं उन्हें पैसों के बल पे खरीद लेते हैं, तो इस चीज का भी स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाया जाए कि मनी का मिनिमम रोल रखा जाए और उनके जो इलेक्शन जितने एक्सपेंसेस हैं उन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। और कोई भी जितने क्रिमिनल केस है ना अगर कैंडिडेट के, तो उसको डिबार्ड कर दिया जाए, उसको मतलब अलाउ ना किया जाए इलेक्शन में। और कंप्लीट बैन कर देना चाहिए किस चीज का, कास्ट का और रिलीजन का। लोग धर्म और जाति के नाम पे वोट खरीदते हैं, तो इस चीज को भी पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। देयर शुड बी लॉ, एक लॉ प्रॉपर होना चाहिए किसको रेगुलेट करने का, पॉलिटिकल पार्टीज, इफ टू इंश्योर दे फंक्शन इन ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर। There are but a, there are but a few suggestions. There is no consensus about these suggestions. देखो, ये सिर्फ कुछ सजेशन दिए गए हैं, लेकिन इन सब पे सबकी कोई ऐसी सहमति अभी तक नहीं बनी है। तो ये चैप्टर अब यहीं तक है, इसमें आपने सजेशन भी देख लिए हैं। ठीक है, अब हमने पूरा ये इलेक्शन कमीशन से लेकर और हमारे पिछली वीडियोस में हमने राइट्स भी देखे, इलेक्शन देखे, कॉन्स्टिट्यूशन देखा, तो हमारे 3 चैप्टर इसमें कंप्लीट हो चुके हैं इस बुक के। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 4 लेकर आएंगे। अब तक भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।